मगर ताई की सांसें मद्धम और सर्द पड़ चुकी होती हैं और होंठ नीले हो चुके थे। ताई की गर्दन की रगें फूल चुकी थी और आंखों की पुतलियां सिकुड़ चुकी थीं। अब ताई में जिंदगी की उम्मीद ना होने के बराबर थी। वो ताई के गले से लगकर ज़मीन पे बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इसके आंसू ताई के चेहरे पे गिरते हैं, मगर अब इसके आंसू की गर्माहट भी ताई के सर्द जिस्म में हरारत पैदा नहीं कर सकती थी। कुछ घंटों बाद आईसीयू से बाहर एक डॉक्टर आता है, जिसे देख के जेके भागते हुए इसके पास आता है। डॉक्टर अपना सर्जिकल मास्क नीचे करता है और संजीदा चेहरा बनाकर कहता है, मैडम को होश आ चुका है। जिया मैडम को हल्की ड्रग्स दी गई थी, लेकिन ताई को जानलेवा ड्रग्स की हैवी मकदार दी गई है। ताई के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम यकीन से नहीं कह सकते कि इन्हें कब होश आएगा या फिर कभी होश आएगा भी। इस वक्त तो वो एक बेजान लाश की तरह हैं। आप बस दुआएं करें, दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो नम आंखों के साथ कहता है। एक ही पल में इसके दिल के हज़ारों टुकड़े हो चुके थे। इसकी मोहब्बत इससे मुंह मोड़ चुकी थी। वो आंखों पर हाथ रखे सिसकियां ले रहा था, मुश्किल से सांस ले पा रहा था और इसकी आवाज़ जैसे बंद होने को थी। उसे ताई के वजूद के साथ साथ अपना वजूद भी ख़त्म होता हुआ महसूस होने लगा था। आप हौसला रखें। वो इसके कंधे पे हाथ रखते हुए तसल्ली देने की कोशिश करता है और वहाँ से चला जाता है। जेके कुछ देर आईसीयू के बाहर ज़मीन पर बैठ कर रोता रहता है। इसके आंसू इसके चेहरे को भिगोने लगते हैं। इससे अच्छा तो मुझे कुछ हो जाता। ओ खुदा, ये सब आखिर क्यों हुआ ये? वो एक नज़र अंदर कमरे में देखता है। सामने वाला इंसान बस मशीनों के सहारे जिंदा था। ताई, प्लीज़ प्लीज़, मैं ज़िंदा नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम तो कहते थे कि हम सोलमेट हैं, फिर तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो? वो रोते हुए आस्था से कदम अंदर लेता है और वो दीवानों की तरह उसे गले से लगाकर ज़ोरों कतार रो रहा होता है। वो ताई का हाथ थाम लेता है। इसका हाथ हद से ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। वो अपने दोनों हाथों से ताई के हाथों को गर्म करने की कोशिश करता है। प्लीज़ तंग मत करो ना ताई, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तुम्हारी सांसें मेरी सांसों को ज़िंदगी देती हैं। तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीऊँगा? उठो यार, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बस एक बार आंखें खोल कर मेरी तरफ देख लो। काफ़ी देर वो इस बेजान वजूद के सामने बैठा बस रोने लगता है। कुछ देर बाद जिया आई पोल के साथ धीरे धीरे चलते हुए बाहर आती है। जेको को ज़मीन पर बैठा हुआ देखकर वो फ़ौरन इसके करीब आती है और उसे हौसला देने की कोशिश करती है। जेके, प्लीज़ हौसला रखो, हमें मजबूत रहना होगा ताई के लिए। वो हमें यूँ कमज़ोर होते हुए नहीं देख सकता। वो इसके कंधे पर नरमी से हाथ रखकर तसल्ली देती है, मगर इसके अपने आंसू भी इसकी आंखों से झलकने को तैयार होते हैं। जेके, वो रोते हुए मध्यम सी आवाज़ में कहती है, मुझे माफ़ कर दो जेके, मैंने ताई के साथ बहुत गलत किया। वो रोने लगती है। ताई ताई बहुत अच्छा इंसान है और मुझे पूरा यकीन है कि उसे कुछ नहीं होगा। वो इसका हाथ पकड़ के उसे तसल्ली देती है। वो ज़रूर ठीक हो जाएगा, उसे ठीक होना होगा। जेके जिया का इस बदलाव पर हल्का सा हैरान होता है। वो अपने आंसू साफ करता है। मुझे बताओ कि वहाँ क्या हुआ था, मुझे सब जानना है। ये कह के वो खड़ा हो जाता है। जिया उसे सारी कहानी सुनाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। काश ताई को कुछ ना हो, इसको मेरी ज़िंदगी लग जाए। प्लीज़ जेके, इसको कुछ ना होने देना। वो इसका हाथ पकड़कर इल्तिजा करती है। हाँ, क्यों नहीं, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। इसको ठीक होना ही होगा, ये मेरा वादा है खुद से। मैं इसका इलाज किसी और शहर में, बल्कि किसी और मुल्क में करवाऊंगा। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स को इसके इलाज में लगा दूंगा, लेकिन मैं इससे कुछ नहीं होने दूंगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ ताई को कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम उसे कुछ नहीं होने दोगे। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। मुझे माफ़ कर दो, सब मेरी वजह से हुआ है। अगर वो इंजेक्शन मुझे लगा देता तो शायद आज ताई हमारे दरमियान होता। वो हल्का सा मुस्कुराता है। तुम इसको अभी नहीं जानती हो, उसे बहुत मज़ा आता है मुझे तंग करके। जब ये मुझसे नाराज़ हो जाता था तो सबसे पहले बात करना बंद करता था। वो एक नज़र सामने कमरे की दरवाजे पर डालता है। वो सोफिया की वजह से मुझसे नाराज़ हुआ है। मैंने कभी इसको सच बताया ही नहीं। कैसे बताता मैं? मुझे पता था वो कभी इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा।
یہ کہہ کر وہ باہر کی جانب بڑھا۔ شاید وہ جیا کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا، جبکہ جیا اس کے دل کی حالت سے اچھی طرح واقف تھی۔ جے کے اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے کمرے میں آتا ہے۔ ابھی تک سو رہے ہو؟ ہاں، وہ کھڑکیاں کھولتا ہے اور تازہ ہوا کمرے میں آنے دیتا ہے۔ پھر وہ تائی کی طرف ایک نظر دیکھتا ہے۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ آہستہ سے تائی کے پاس جاتا ہے اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ ایک پل میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کافی دیر تک اس کا چہرہ دیکھ کر بس اپنے آنسو بہنے دیتا ہے۔ تائی، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ نا یار، میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا جس میں تمہیں یاد نہ کرتا ہوں۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ اپنے آنسو صاف کرتا ہے۔ وہ تائی کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تائی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا، اگر میں تمہیں منانے آؤں گا تو تم مان جاؤ گے۔ دیکھو نا ایک دفعہ میری طرف، میں روز گھنٹوں تمہیں منانے آتا ہوں، لیکن تم مانتے ہی نہیں ہو۔ وہ ہلکی سی کس اس کے ہاتھ پہ کرتا ہے۔ بہت تڑپاتے ہو تم مجھے تائی۔ جانتے ہو تائی، میں اس وقت تمہیں کہاں لایا ہوں؟ میں تمہیں اپنی دنیا میں لایا ہوں۔ ایک نظر برف سے ڈھکے ان دلکش پہاڑوں کو تو دیکھو۔ تمہیں تو ہمیشہ سے برف اور پہاڑ بہت پسند تھے نا؟ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ایسی جگہ پہ آنا چاہتا تھا جہاں بہت سردی ہو۔ وہ ہلکا سا مسکراتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس سردی سے بچنے کے لیے تم خود کو میرے سینے میں چھپا لو۔ وہ آہستہ سے اس کے بالوں کو سہلاتا ہے۔ میں بھی نہ کون سی باتیں لے کے بیٹھ گیا ہوں، پتہ ہے آج آفس میں کیا ہوا تھا؟ وہ اپنے سارے دن کی روٹین ایک بے جان وجود کے ساتھ شیئر کرتا ہے، لیکن بدلے میں اسے مایوسی کے سوا کوئی جواب نہیں ملتا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے تائی ایک vegetative state میں تھا اور نہ تو کچھ کہہ سکتا تھا اور نہ ہی کچھ محسوس کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی جے کے روز اس طرح اس سے سارا دن اور ساری راتیں باتیں کیا کرتا تھا، اس دھندلی سی امید میں کہ کبھی نہ کبھی وہ اسے جواب دے گا۔ آج پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور پھر سے کھڑکیاں بند کر دیتا ہے۔ جے کے اندر سے ایک دم ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود تائی کی حالت صحیح ہونے کی بجائے دن بدن بگڑ رہی تھی۔ تائی کے جاگنے کی سب امیدیں آہستہ ختم ہونے لگی تھیں، مگر پھر بھی ہر صبح وہ یہی سوچ کر اٹھتا تھا کہ شاید آج تائی کو ہوش آ جائے، اور ہر رات یہی سوچ کر سوتا تھا۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ماہر ڈاکٹر ہو جس کے پاس وہ تائی کو نہ لے کے گیا ہو، مگر سب کا جواب ایک ہی تھا کہ تائی کو اب زندگی سے آزاد کر دینا ہی بہتر ہے۔ ایک ایسی بات جسے سننا تو دور کی بات، جس کا خیال بھی جے کے لیے کفر سے کم نہ تھا۔ وہ سرد رات میں اپنی کار کو تیز رفتار سے گھر کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف صرف برف کی ہلکی سی تہہ جمی ہوئی تھی اور درخت اپنی شاخوں پر برف کے بوجھ سے جھکے ہوئے تھے۔ سرد ہوا ہر شے کو بے جان کر رہی تھی اور سڑک پہ دھند کا ہلکا سا پردہ چھایا ہوا تھا۔ جے کے اپنی کار چلا رہا تھا۔ گاڑی کے شیشے دھند کے قطرے سمیٹ رہے تھے اور وائپر بار بار انہیں صاف کر رہا تھا۔ کار کے ٹائروں کی آواز سنسان سڑک پہ گونج رہی تھی۔ اس کی نظریں سامنے سڑک پہ تھیں۔ آج وہ حد سے زیادہ تکلیف میں تھا۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ تائی کے ساتھ وہ بھی ہر لمحہ مر رہا تھا۔ وہ خود مر جانا چاہتا تھا تائی کی موت دیکھنے سے پہلے۔ یہ فیصلہ تو اسی دن وہ کر چکا تھا۔ وہ اپنی ہی دنیا میں گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے ایک عورت پہ پڑتی جو خون جما دینے والی سردی میں اپنی بیٹی کو گود میں لیے سڑک کے کنارے بے جان سی بیٹھی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ شاید اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس وجہ سے بچی یا تو مر چکی ہے یا پھر مرنے کے قریب ہے۔ جے کے اپنی کار روکتا ہے اور فوراً اس عورت کے پاس جا کر پوچھتا ہے، کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ وہ عورت جے کے کی آواز سے ہوش میں آتی ہے اور روتے ہوئے اپنی بیٹی جے کے کی طرف کرتی ہے۔ وہ اس طرح رو رہی تھی جیسے کچھ دیر پہلے جے کے خود رو رہا تھا۔ جے کے کو اس کی حالت پر رحم آتا ہے۔ جے کے اس کے ہاتھ سے بچی کو پکڑتا ہے اور اس کی نبض چیک کرتا ہے۔ بچی زندہ تھی۔ جے کے فوراً انہیں لے کر ہاسپٹل پہنچتا ہے اور ساری رات ان کے ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ بچی کو خون کی بوتل بھی دیتا ہے۔ اس دوران صبح ہو جاتی ہے۔ بچی کی جان بچ جاتی ہے۔ جے کے جانے لگتا ہے لیکن ایک آواز اسے روک لیتی ہے۔
जे के पीछे मुड़ कर देखता है। जानते हो ये बच्ची खुदा ने 10 साल बाद दी है जिसकी तुमने जान बचाई है। वो चलकर थोड़ा करीब आती है। तुमने आज एक माँ को सुकून दिया है। मैं तुम्हें दुआ देती हूँ खुदा तुम्हें तुम्हारी नेकी की वजह से तुम्हारा सुकून वापस दे दे। वो अपने आंसू साफ करती है। वो अपनी आंखों के आंसू मुश्किल से रोकता है और फिर दोबारा अपने कदम उठाकर बाहर की तरफ जाने लगता है। मेरी दुआ है वो तुम्हें मिल जाए जिसके लिए तुम तड़पते रहते हो। खुदा तुम्हारी मोहब्बत कबूल करे और तुम्हारी जुदाई आज रात से पहले ख़त्म हो जाए। वो पीछे मुड़ता है। ऐसी दुआएं ना दो जिनसे मेरी उम्मीदें बने। मैं अपनी उम्मीद खो चुका हूँ। वो मुझसे बहुत दूर जा चुका है। अब लगता है हमें बस मौत ही मिलाए। वो बहुत जल्दी मुझे छोड़ के जाने वाला है। वो 2 कदम आगे की तरफ आती है और आस्ता सी आवाज़ में कहती है, खुदा को तुम्हारी मोहब्बत और सब्र दोनों ही बहुत पसंद आए हैं। जा आज रात से पहले अगर इसको होश ना आए तो वापस इसी जगह पे मुझे मिलने आ जाना। वो मुड़कर वापस जाने लगती है। जा आज रात से पहले ना सिर्फ इसको होश आ जाएगा बल्कि क़यामत तक कोई भी इसको तुमसे जुदा नहीं कर पाएगा। वो तेरे साथ तेरी रूह की तरह रहेगा जो रोज़े हशर भी तेरे साथ होगा। वो वहाँ से कुछ कहे बगैर ही चला आता है क्योंकि इसके पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं होते। लेकिन वो औरत उसे इस तरह जाते देखकर मुस्कुराती है। अचानक औरत अपने हाथों को आस्ता आस्ता घुमाती है और एक नरम सी रोशनी इसके इर्द गिर्द चमकती है जैसे किसी जादू की झलक हो। इसके हाथ में एक खूबसूरत फूल नमूदार होता है। वो फूल को नाक के करीब ले जाकर सूंघती है। चंद लम्हों के बाद एक हल्की सी रोशनी औरत के वजूद को ढांप लेती है और वो आस्ता आस्ता मंजर से गायब हो जाती है। कुछ देर बाद जेके अपने कमरे में आता है और सामने ताई के तस्वीर को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। सुना तुमने वो औरत क्या कह के गई है मुझसे? इसको क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए दुआएं नहीं करता? वो अपने शूज उतारते हुए बेड पर लेट जाता है। थकावट की वजह से इसकी आंखें बंद होने लगती हैं। वो ताई की तस्वीर को देखते हुए सो जाता है। आज वो बहुत सालों के बाद पुरसुकून नींद सो रहा था कि अचानक इसका फ़ोन बजता है। वो हॉस्पिटल का नंबर देखकर इसकी सांसें थमने लगती हैं। वो किसी बुरी खबर के लिए तैयार न था। वो मुश्किल से कॉल पिक करता है। जी क्या क्या आप सच कह रहे हैं? इसको अपने कानों पर यकीन नहीं आता। मैं आ रहा हूँ। कुछ ही देर में वो ताई के पास इसके कमरे में था। बहुत सारे डॉक्टर इसके पास इसका चेकअप कर रहे होते हैं। जेके के कमरे में आते ही सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है। मुबारक हो। हकीकत में हमने अपनी मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा मौज़ा पहली दफ़ा देखा है। आप बहुत लकी हैं। ये कहते वो सब बाहर चले जाते हैं। ताई वो खुशी से कहता है। इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ताई अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाता है जिसको जेके फौरन थाम लेता है। ताई कमज़ोरी की वजह से वो बोल नहीं पाता लेकिन जेके उसे फौरन गले से लगा लेता है। इसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं जिसको ताई साफ महसूस कर सकता था। वो आस्था से अपना हाथ जेके के सर पर रखता है। ताई का हाथ खुद पर महसूस करके जेके ताई की आंखों में देखता है। बहुत तंग करते हो तुम मुझे। वादा किया था ना मुझसे कि बात करना नहीं छोड़ोगे। फिर क्यों तुमने 5 साल मुझसे बात नहीं की? कुछ देर वो ऐसे ही गले लगा रहता है। इसके लम्स को बहुत देर बाद उसने महसूस किया था। कुछ देर बाद डॉक्टर ताई को डिस्चार्ज कर देते हैं। ताई हद से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। इसे नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आने में अभी काफ़ी वक्त लगना था लेकिन जेके ताई का हर तरह से ख्याल रखता था। अब वो सारा वक्त ताई के साथ अपने घर पे रहता था और अपना सारा काम लैपटॉप के ज़रिए ही करता था। बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी। बूंदें तेज़ हवा के साथ छत पर टकरा कर एक मीठा सा शोर पैदा कर रही थी। बारिश की आवाज़ के साथ हवा में ठंड बढ़ गई थी जो घर के अंदर की गर्मी को कम कर रही थी। खिड़कियां खुली थीं और बाहर का मंजर धुंधला सा दिखाई दे रहा था जहां दरख्तों के पत्ते झूमते हुए एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और ज़मीन पर पानी की झीलें बन रही थीं। ताई कब से बारिश को देख रहा था। बारिश की बूंदें कमरे के अंदर आ रही थीं जो काफ़ी हद तक ताई को भिगो चुकी थीं। जेके अचानक कमरे में दाखिल होता है। वो फौरन ताई को ऐसे खड़ा देखकर खिड़की बंद करता है। किन ख्यालों में गुम हो? देखो तो तुम भीग चुके हो। चलो अपने कपड़े बदलो इससे पहले कि तुम्हें सर्दी लग जाए। ये कहकर वो फौरन विंडो बंद कर देता है। तुमसे एक बात पूछूं? हम कब से यहाँ हैं?
4 साल से ऊपर हो गए हैं। वो मुंह बनाते हुए बैठ जाता है। इसका मतलब तुमने मुझसे ज़्यादा एंजॉय किया है। देखो तो ज़रा बाहर कितनी अच्छी जगह पे हम रहते हैं, लेकिन तुमने मुझे एक दिन भी बाहर जाने नहीं दिया। वो हल्का सा मुस्कुराता है। ले चलूँगा, पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ। यहाँ का एक एक कोना दिखाऊंगा अपनी जान को, लेकिन इससे पहले तुम कपड़े बदल लो ताई। वो इसकी बात को नज़रअंदाज करता है। तुमने हर जगह देख ली मेरे बिना ही। वो शिकवा भरी नज़रों से इसकी तरफ देखता है। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, हम साथ में देखेंगे, वो वजाहत देता है। वो उठकर ताई के बटन खोलता है, क्योंकि वो महसूस कर चुका था कि ताई काफ़ी देर से इसकी बात को नज़रअंदाज कर रहा है। जैसे ही जे के ताई की शर्ट के बटन खोलने लगता है, ताई इसके कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आस्था से अपने होंठ जेके के होंठ के करीब लेके जाने लगता है। जेके फौरन ताई का हाथ अपने कॉलर से छुड़वाता है। रुको ताई, तुम बहुत कमज़ोर हो, ये मुनासिब वक़्त नहीं है इन सब का। ताई को थोड़ा गुस्सा आता है जेके की इस हरकत से, क्योंकि वो जेके के करीब जाना चाहता था, लेकिन गुजरे हुए दिनों में जेके ताई से एक ख़ास फासले पर रह रहा था। अब ताई के दिल में बहुत से वसवसे पैदा होने लगे थे। कोई एक रात भी ऐसी नहीं थी जिसमें जेके ताई के लिए एक लम्हे के लिए भी करीब आया हो। अब ताई को ये सब चीज़ें बहुत बुरी तरह महसूस हो रही थी। वो बगैर कुछ कहे अपने बेड पर लेट जाता है, इसी गीली शर्ट के साथ अपनी आंखें बंद किए सोने की कोशिश करता है। जेके प्यार से ताई के पास बेड पर बैठता है और इसके बालों को सहलाता है। मैं जानता हूँ तुम्हें इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ ताई। मैं चाह कर भी अपनी जान को तकलीफ़ नहीं दे सकता। बहुत मुश्किल के बाद तुम्हें फिर से ज़िंदगी मिली है। मेरी एक लापरवाही हमें कहाँ से कहाँ ले जाएगी। जेके, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ऐसी ख्वाहिशात मेरे सामने ना रखो जिन्हें मैं पूरा ना कर सकूँ ताई। फौरन इसकी गोद में अपना सर रखता है और इसका हाथ पकड़ लेता है। मैं जो मांग रहा हूँ ये मेरा हक है, और तुम मुझे मेरे हक से दूर कर रहे हो। मैं तुमसे तुम्हारा हक दूर नहीं कर रहा, बस कुछ वक़्त मांग रहा हूँ। तुम बहुत कमज़ोर हो और मेरा करीब आना तुम्हें बस नुकसान ही देगा। वो प्यार से ताई के माथे पर एक बोसा देता है। प्लीज़ शर्ट बदल लो। ताई उठकर अपनी शर्ट बदलता है और वापस जेके के पास आकर इसके करीब लेट जाता है। ताई और जेके खाना खाकर घर वापस आते हैं और जैसे ही ताई कमरे में कदम रखता है, अचानक रोशनी बुझ जाती है। वो हैरत से पलटकर जेके की तरफ देखता है, लेकिन जेके सिर्फ मुस्कुरा कर एक इशारा करता है। ताई स्विच की तरफ बढ़ता है और लाइट ऑन करता है। रोशनी के आते ही कमरा किसी ख्वाब जैसा लगता है। हर तरफ ताज़ा फूल बिखरे हुए होते हैं। दीवारों पर गुलाब और आर्कडीज की लड़ियां लटक रही होती हैं और छत से नीचे झूलते नरम पर्दों में छिपे छोटे फेरी लाइट्स कमरे को एक जादुई रोशनी से भर देते हैं। फर्श पर गुलाब की पत्तियां एक खूबसूरत रास्ता बनाती हैं जो बेड तक जाता है। बेड पर सफ़ेद और सरख गुलाबों का एक दिल की शक्ल का नमूना बना होता है और बेड के करीब एक मेज़ पर मोमबत्तियां जल रही होती हैं। जेके पीछे से आकर तय को जोर से गले लगाता है। कैसा लगा सब? ये सब तुम्हारे लिए है। वो पलटता है, जेके को देखता है और बगैर कुछ कहे उसे गले लगा लेता है, जैसे कहने के लिए अल्फाज काफ़ी ना हूं। जेके एक हाथ से तय को पकड़कर बेड के पास ले जाता है और दूसरे हाथ से अपनी शर्ट उतारकर नीचे फेंक देता है। जेके बना वक्त ज़ाया किए तय के ऊपर उठा है और औस के होंठों को अपनी गिरफ्त में लेता है। जेके एक हाथ से तय की पतली सी कमर को पकड़ता है और दूसरा हाथ तय की शर्ट के अंदर हाथ डालता है। तय एकदम से शाक्ड रह जाता है। जेके उसको देखता है और उसे कमर से पकड़कर उसकी गर्दन में अपना चेहरा ले जाकर उसकी खुशबू में गहरा सांस लेता है और उसके गाल पर एक किस करता है। जेके टाई की गर्दन में अपना चेहरा ले जाता है और उसके कान की जल्द को अपने होंठों में दबाता है, जिससे टे की पूरी बॉडी में करंट सा दौड़ता है। जेके टे की गर्दन पर लेक करता है और औस की सुकन को दांतों के दरमियान दबाता है, जिससे अनजाने में ही टे के मुना से मून निकल जाता है। जेके समरक करता है और फिर टे की गर्दन पर हमला करता है और हार्डली सक करने लगता है। वो इसकी गर्दन को छोड़ता है और उसके लबों पर हमला करता है। जेके उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता और ना ही सांस लेने का मौका देता है। कुछ देर बाद जेके औस के लब्स को छूता है, पर वो टे से अलग नहीं होता, तो टेया उसे दोनों हाथों से पीछे धिका देता। वो बोलने लगता है, पर जेके उसके होंठों पर अपनी अंगली रख कर उसे चुप करवाता देता है।
और टे के होंठों को छूते हुए कहता है, आई नीड यू बेबी बॉय जेके। फिर टे की गर्दन को पकड़ता है और अब वो टे के लिप्स पर अटीक करता है। जेके लगातार इसको किस किए जा रहा था। वो एकदम से होश में आता है, वह थोड़ा सा अच्छे होता है। जेके उसके पांव पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और इस बार वो दोनों हाथ औस के सर के ऊपर पन कर देता है। वो पहले बार जेके से डर रहा होता है क्योंकि जेके कभी भी हर्ष नहीं होता था, लेकिन आज वो हद से ज़्यादा अपना कंट्रोल खो रहा था, जिसे टे बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहा था। वो कपकाते हुए होंठों से जेके को कहता है, आराम से, मुझे डर लग रहा है। थोड़े लम्हों की खामोशी के बाद जेके ने धीरे से टे के बालों पर हाथ फेरा, जैसे उसे सुकून देना चाहता हो। जेके टे के फोरहेड पर किस करता है। आई लव यू पल्स, मुझे गलत नहीं समझना। उसके बाद जेके टे की जॉ लाइन पर किस करने लगता है और आहिस्ता से उसके लब्बों को अपनी गिरफ्त में लेता है। ते जोर से बेडशीट को पकड़ लेता है और किस में ही मून करता है। जेके लपस को छोड़ता है। दोनों लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं, पर जेके दोबारा अपने लपस से टीच करता है और उस बाद नीचे जाता और टे की गर्दन पर हार्डली सक और बाइट करने लगता है और फिर नीचे जाता है। टे चैट के दरमियान से होते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसकी बेली के पास आकर हार्डली से किस करने लगता है। वो एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए था और दूसरा हाथ उसकी थाई पर फेर रहा होता है। वो पूरी तरह पसीने से भर जाता है, जबकि बाहर शदीद सर्दी हो रही होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके दोनों हाथों को छोड़ता है और मोहब्बत से उसके चेहरे के गर्द अपना हाथ रखता है। बहुत इंतज़ार कराया है तुमने। इतना हक तो मेरे भी बनता है कि दिल खोल के अपनी जान को प्यार करूं। जेके इसको बालों से पकड़ता है, बस थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करो। वो टे की थाइस को सेपरेट करता है और ख़ुद को टे की एंटरनेस पर रखता है और उसकी कमर को ज़ोर से पकड़कर ख़ुद को इंटर करने लगता है। जेके धीरे धीरे इंटर करता है। दोनों ही गरून करते हैं। आफ्टर 6 आवर्स जेके 16 दफ़ा खुद को टे में रिलीज़ करता है। आज की रात उन दोनों के लिए बहुत ख़ास थी। वो फिर से एक दूसरे की बाहों में थे। इतनी मुश्किलों के बाद उन्हें फिर एक दूसरे का साथ मिला था, जिस पर दोनों ही बहुत खुश थे। ते अपना सिर जेके के सीने पर रखकर सो जाता है, क्योंकि आज वो हद से ज़्यादा थक चुका था। इसमें ज़रा भी हिम्मत नहीं थी कि वो ज़रा भी हरकत कर सके। जेके भी कुछ देर ते के साथ लेटा रहता है। लेकिन कुछ देर बाद वो ताई के जिस्म पर चादर डालकर खुद बाहर आकर बैठ जाता है और अपना मोबाइल निकालकर सीसीटीवी वीडियो देखने लगता है। वो हैंड फ्री अपने कानों में लगाता है और किसी की चीखें सुनते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। अरे आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर इस शैतान बोगम के साथ क्या हुआ। आखिरकार उसे पुलिस ने पकड़ लिया या फिर वो अपनी मौत आप मर गया। तो हुआ कुछ यूं, इससे पहले कि पुलिस बोगम तक पहुंचती, जेके ने इस रात अपने कुछ हाई क्लास इटालियन माफिया साथियों के साथ मिलकर इन सबको पकड़ लिया। इस रात जेके इतनी वहशत और गुस्से के आलम में था कि इसने बेरहमी से तकरीबन 20-25 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और पीछे बचे बोगम और इसके साथी इन दोनों को इसने फिलहाल जिंदा रहने दिया, क्योंकि इनकी मौत इतनी आसान नहीं होने वाली थी। जेके ने माफिया से मिलकर एक ऐसा घर तैयार करवाया जिससे भूल भुलैया में ना कोई आ सकता था ना कोई जा सकता था। वो एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ वहशत का राज था। जेके इन दोनों को वहां ले आया। इस दफ़ा जेके ने इन्हें पुलिस के हवाले नहीं किया, क्योंकि अब वो इन्हें अपने हाथों से सज़ा देने वाला था। पुलिस कुछ दिन तो गुमशुदा को तलाश करती रही, फिर थक कर उन्होंने फाइल बंद कर दी। वहां उसने उन्हें जंजीरों से बांध रखा था और वो उन्हें कई कई दिन तक खाना भी नहीं देता था। वो उन्हें बस इतनी ही खुराक देता था जिससे वो मर न जाएं, मगर सही से जी भी न सकें। और हर 15 दिन में वो इस जगह पर खुद जाता और उन दोनों को ऐसी सजाएं देता कि कई कई घंटे उनकी दर्द भरी चीखें बंद न होतीं, और ख़ुद वो कमरे के बाहर बैठकर एक किश लगाकर उनकी चीखों और पुकारों को सुनता और दिल को सुकून देता। बोगम रोज जिससे मौत की भीख मांगता, लेकिन जेके तो जैसे पत्थर दिल हो चुका था। ताई की ऐसी हालत देखकर इसके अंदर का वो इंसान मर चुका था जिसे रहम आता था, बल्कि जितना बोगम चीखता जेके को इतना ही ज्यादा मजा आता। जेके की जिंदगी तो पहले ही जहन्नम बन चुकी थी, मगर इसने इन दोनों की जिंदगी मौत से बदतर बना दी। जो लोग दूसरों की जिंदगी को जहन्नम बना के इत्मीनान महसूस करते थे, वो हर रोज अपनी मौत की दुआएं मांगने लगे थे।
وہ جے کے سے موت کی بھیک مانگتے تھے، مگر جے کے مطابق ان کے لیے موت کی سزا بہت آسان تھی۔ اس نے ان بے رحم درندوں پر رحم نہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جو لوگ ایک بار سزا پا کر بھی دوبارہ وہی غلطی کرنے میں دیر نہیں لگاتے، وہ نہ صرف معاشرے بلکہ انسانیت کے لیے بھی خطرہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ مگر جے کے کی سزائیں حد سے زیادہ تکلیف دہ تھیں، اور یہ ہیں بوگم ہی تھا جس نے جے کے جیسے انصاف پسند اور اصول پسند انسان کو اپنے ہاتھوں خون سے رنگنے پر مجبور کیا تھا اور اس کے اندر کے جانور کو جگا دیا تھا۔ ایک طرف جے کے ہے، بوگم کے لیے شیطان تھا، تو دوسری طرف وہ مظلوم اور اچھے لوگوں کے لیے ایک فرشتہ تھا۔ اس نے بوگم کی پاگل ماں کا نہ صرف علاج کروایا بلکہ اسے اپنے گھر میں پناہ بھی دی، کیونکہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ جے کے نے صوفیہ کے خاندان کو بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ جس قدر محبت اور عزت طے سے کرتا تھا، اتنی ہی محبت اس سے جڑے لوگوں سے بھی کرتا تھا۔ لیکن جے کے جہاں اچھے لوگوں کے لیے مسیحا اور ایک ہیرو تھا، وہیں برے لوگوں کے لیے موت کا فرشتہ اور درندہ بھی تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور موبائل کو پاور آف کر دیتا ہے۔ وہ موبائل کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل جہنم کہتے کسے ہیں۔ یو جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جاتا ہے اور ٹائے کے ساتھ گلے لگا کر لیٹ جاتا ہے۔ وہ ایک نظر اپنے ساتھ ٹائے کو دیکھتا ہے اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بانہوں میں سو جاتا ہے۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے ٹائے بھی مسکرا کر اس کو ہگ بیک کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں محبت صرف ان کو حاصل ہوتی ہے جنہیں ان کی قدر ہوتی ہے، بے قدروں کے پاس سے بھی محبت نہیں گزرتی۔ جے کے محبت میں جینے اور مرنے کا حوصلہ رکھتا تھا اور ہر قربانی دینے کو تیار تھا تائی کے لیے، لیکن کسی بھی قیمت پر وہ تائی سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ بہت کم بولنے والا انسان تھا، مگر تائی کے ساتھ گھنٹوں باتیں کیا کرتا تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی محبت کو پایا تھا بلکہ اسے ہر طرح سے عزت بھی دی۔ وہ کبھی بھی جھکنے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن تائی کی عزت میں وہ اپنی نگاہیں اٹھانا توہین سمجھتا تھا۔ اس نے ٹوٹ کر عشق کیا تھا۔ کہتے ہیں محبت کو پانا ہی کام نہیں، اصل امتحان تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب محبت آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس کی کتنی قدر تھی۔